भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, और आप साथ में दोस्त प्रस्तावना अगर पढ़ लेते संविधान के बारे में जान जाइएगा। मान लीजिए कि हमारा बुक पृष्ठ है, तो बुक पृष्ठ के बारे में जानने के लिए कि उसका महत्व क्या है, तो बुक का कोई हम जान पाएंगे कि बुक किस लिए है, हम उसके महत्व को जानेंगे तब ना। तो वही हमारा प्रस्तावना है जो हम अभी आप सभी को पढ़कर सुनाए। ठीक है दोस्त, अगर ये जो प्रस्तावना है एक एक शब्द के बारे में, इसके संविधान का स्रोत क्या है, स्वरूप क्या है, प्रकृति क्या है, उद्देश्य क्या है, जो हम लोग सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय ये सभी पढ़े, सबके बारे में हम आगे धीरे धीरे करके समझेंगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जब बीपीएससी का मेंस लिखिएगा तो बीपीएससी के मेंस में हर साल पूछा जाएगा, तो एक साल दो साल में पूछता है कि प्रस्तावना के महत्व, उद्देश्य एवं प्रकृति के बारे में बताएं। ठीक है, प्रस्तावना के महत्व, उद्देश्य एवं प्रकृति के बारे में बताएं। आप समझ सकते हैं कि प्रस्तावना का महत्व क्या है। प्रस्तावना को दोस्तों हम लोग आमुख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आमुख, उद्देशिका, क्या कहते हैं? उद्देशिका, या इंग्लिश में इसको प्रीएम्बल भी कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में प्रीएम्बल, आमुख, उद्देशिका। दोस्त आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए, आज के बाद आप सभी को प्रस्तावना से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और हम साथ में कल आप सभी को एक ऑब्जेक्टिव सेशन देंगे, आप सभी जरूर बनाइएगा। और प्रस्तावना से क्वेश्चन देख रहे हैं कि मेंस में जब पूछा जाता है तो समझिए, पीटी में तो हर बार पूछा जाता है, तो प्रस्तावना को समझिए। पहले ये देख लिए कि प्रस्तावना क्या है। क्या है प्रस्तावना? प्रस्तावना तो हम बोल दिए कि हम भारत के लोग, भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्र, ये तो हम बोल दिए। देखिए प्रस्तावना संविधान का मूल आदर्श है, जिसमें यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें क्या कहा गया है कि इसके संविधान के लागू उद्देश्य, मतलब लागू कब किया जाएगा, लागू करने का डेट दिया गया है, उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये हमारा संविधान का प्रस्तावना बता रहा है कि यह एक मूल आदर्श है, जो एक ऐसा पवित्र दस्तावेज है जिसमें बताया गया है कि संविधान को कब लागू किया जाएगा, इसका उद्देश्य क्या होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखिए प्रस्तावना दोस्त, प्रस्तावना अगर पूछे तो प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया। यूएसए मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी हम लोग अमेरिका जो पढ़ते हैं। अब वही पूछे भाषा, यानी प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया दोस्त? ऑस्ट्रेलिया से। अब देखिए पहली बार प्रस्तावना को हम समझ लिए कि इसको क्या क्या कहा जाता है, लेकिन पहली बार प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया। और इसको बनाया किसने था, इसके प्रारूप को किसने तैयार किया था, तो मोतीलाल नेहरू, जो इनके फादर थे, यानी पिताजी थे, इनके द्वारा। कब तैयार किया गया था दोस्त? जब हमारा, आप जानते होंगे कि क्या हुआ था, जब मोतीलाल नेहरू 1928 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन में जब अध्यक्षता किए थे, तो उसी समय क्या हुआ था कि यह एक तरह का उस समय भी ये दिया गया था, उद्देश्य ही था उस समय संविधान के लिए। वहीं आगे जाकर 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में पेश हुआ। और ये संविधान सभा के द्वारा, याद रखिएगा 27 जनवरी, बहुत पूछता है, डेट हम पहले भी बता दिए हैं, 27 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को पेश, 27 जनवरी 1947 ईस्वी को इसको स्वीकार। और देखिए इसमें संशोधन, प्रस्तावना में संशोधन अभी तक मात्र एक बार हुआ है। ठीक है, प्रस्तावना में संशोधन मात्र एक बार हुआ है। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब चलिए प्रस्तावना जो हमने देखा, हमने बता भी दिया कि प्रस्तावना जो है इसमें 5 स्वरूप को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, 5 स्वरूप। पहला, एक तो संविधान का स्रोत, उसके बाद स्वरूप, प्रकृति, उद्देश्य, फिर इसके महत्व। हमने बता दिया था कि प्रस्तावना से बीपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्रोत क्या है, स्वरूप क्या है, प्रकृति क्या है, उद्देश्य क्या है, यह महत्व क्या रखता है। तो देखिए संविधान के स्रोत में सबसे पहला है हम भारत के लोग, यानी जो संविधान है वो हम भारत के लोगों के द्वारा
कि संविधान का स्रोत क्या है, यानी सॉरी प्रस्तावना का स्रोत क्या है, तो हम भारत का लोग, क्या वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इसको इंग्लिश में कहिएगा वी द पीपुल ऑफ इंडिया। आगे दोस्तों देखिए कि ये हम भारत के लोग से आप समझ गए कि जनता सर्वशक्तिमान है, ठीक है। यह बाह्य सत्ता से भी क्या है, मतलब बाह्य सत्ता से भी, मान लीजिए कि कोई अगर कोई पार्टी है तो हम पे दबाव बनाए कि आपने ऐसे न ऐसे करिए, तो वैसा नहीं, हम लोग स्वतंत्र है, यानी बाह्य सत्ता से स्वतंत्र होना, इसके अलावा इसका अधिकार सर्वोच्च होना, ठीक है दोस्त। आगे अब आगे आता है स्वरूप। आप तो संविधान का स्रोत देख लिए, हम भारत के लोग समझ लीजिए। अब स्वरूप सबसे महत्वपूर्ण है, स्वरूप में आपको याद रखना है 5 चीजें, SSPLG, एस से संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। देखिए हमने पहले ही बताया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, गणतंत्रात्मक, पढ़े थे लोग ना, इसी को समझना है कि है क्या। तो देखिए सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समझिए इसका मतलब होता है कि जो हमारे संपूर्ण राष्ट्र है ना या राज्य है, इसमें हमारे जो आंतरिक एवं बाहरी निर्णय है ना, उसके लिए स्वतंत्र है, यानी किसी भी बाहरी दबाव, यानी कोई भी विदेशी हस्तक्षेप इसमें नहीं है, हम स्वतंत्र है। यानी कहने का मतलब हुआ कि हमारा जो संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब होता है कि बाहरी एवं आंतरिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होना, ठीक है। बाहरी एवं आंतरिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होना, किसी का दबाव नहीं होगा। आगे है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से समान अधिकार होता है। तो देखिए एक और पूछता है कि सार्वभौम का मतलब क्या होता है, सार्वभौम का मतलब क्या होता है, तो सार्वभौम का मतलब होता है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से समान अधिकार प्राप्त होना, ठीक है, जिसमें सार्वभौम होता है। अब समझ लीजिए कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होना। उसके बाद आता है समाजवादी। तो समाजवादी का मतलब होता है कि भारतीय नीति का मुख्य लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना, यानी समाजवाद की स्थापना करना। अब समझ रहे कि समाजवाद यानी समाज में सभी तरह के निर्णय से स्वतंत्र रखना। जैसे कि देखिए समाजवाद का मतलब क्या समझे, समाज में सभी प्रकार यानी धर्म, मूल, वंश, जाति, ठीक है, ये जो हमारे 5 होता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति एवं जन्म, इसके आधार पर यह किसी प्रकार से भेदभाव नहीं करना। साथ में दोस्त गांधीवादी एवं नेहरूवादी हम लोग के देश में समाजवाद का विचार लिया गया। जैसे आप पढ़ोगे कार्ल मार्क्स का समाजवादी व्यवस्था, ठीक है, जैसे कि रूस का समाजवादी व्यवस्था, ये सब जो है दोस्त तो क्या है कि वहां पे दबाव रहता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारे गांधी एवं नेहरूवादी जो हमारे समाज व्यवस्था है, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, समाज में सभी चीज को समान मतलब स्थान देना, ठीक है। अगला आता है दोस्तों पंथ निरपेक्ष। आप ये भी कहिएगा कि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष दोनों आता है, कहीं कि आपको देगा पंथ निरपेक्ष, कहीं कि आपको देगा धर्म निरपेक्ष, तो दोनों में खास अंतर नहीं है, दोनों में वही है। देखिए पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि शासन सत्ता का धर्म से अलग होना। देखिए पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि शासन होता है कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। यानी पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है कि हमारे राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। यहाँ पे व्यक्तियों का धर्म हो सकता है, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे यहाँ तो विविधताओं वाला क्या है धर्म है, मानने वाले लोग हैं। तो यहाँ कह रहा है कि पंथ निरपेक्ष का मतलब कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होना, यानी राष्ट्र कोई धर्म नहीं मानता है, सिर्फ धर्म को आप कोई भी धर्म मानते हैं तो उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, आपको स्वतंत्र रहेगा, ठीक है। तो उसी में आपको आता है पंथ निरपेक्ष। तो पंथ निरपेक्ष में याद रखिएगा कि धर्म से अलग होकर जो हमारा होता है कि एक देखिए धर्म निरपेक्ष यानी धर्म से किसी प्रकार का निरपेक्ष नहीं देना, यानी जो शासक है ना वो धर्म में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब पंथ निरपेक्ष होता है दोस्त कि हमारे जो धर्म है ना इसमें राज या शासक इसको बढ़ावा मतलब
बढ़ावा देगा। यानी कहने का मतलब कि आप कि सभी धर्म को सभी को मानने का अधिकार है, ठीक है। और इसमें रहता है वही बात हुआ कि इसमें ये धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि आप धर्म में किसी प्रकार का शासक हस्तक्षेप नहीं करेगा। और इसमें होता है पंथ निरपेक्ष में अगर कोई भी धर्म है तो उसको किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये समझ लिए कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब कि प्रभुत्व है, हम आंतरिक बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। और समाजवाद का मतलब कि समाजवादी यानी समाजवाद, अच्छे समाज की स्थापना करना, ठीक है, जिसमें हम लोग धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म को देख लिए कि किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना। आप ये जो फिर उसके बाद पंथ निरपेक्ष देख लिए कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। उसके बाद दोस्तों आता है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है कि जो हमारा सर्वोच्च सत्ता है ना वह लोकतंत्र में है। हमारे देश जो है ना भारत लोकतंत्र वाला विश्व का सबसे बड़ा देश है, ठीक है, यानी लोकतंत्र वाला सबसे बड़ा देश है। तो वही कह रहे लोकतंत्रात्मक का मतलब कि सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होना, ठीक है। उसके अलावा हम लोग जानते होंगे कि जनता के द्वारा जनता के लिए किसने कहा था, अब्राहम लिंकन, किसके लिए, लोकतंत्र के लिए, यानी जनता के द्वारा जनता के लिए, ये हम लोकतंत्र में ही पढ़ेंगे, यानी सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। आगे आता है दोस्तों जैसे लोकतंत्र में आप देखिएगा कि वयस्क मताधिकार, यानी जनता को वयस्क मताधिकार है, यानी 18 वर्ष से कोई भी व्यक्ति है उस सभी को मत देने का अधिकार है, ठीक है, जो हमारा लोकतंत्र में आता है। साथ में कानून की सर्वोच्चता, यानी लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए कानून क्या होता है, सबके लिए समान होता है। उसके अलावा दोस्तों न्यायालय, उसके बाद सामूहिक निर्वाचन, यानी निर्वाचन पद्धति होता है, सामूहिक निर्वाचन सबके लिए सेम होता है। उसके अलावा आप देखिएगा कि जो हमारा न्याय हम बता दें कि न्याय सबके लिए समान होगा लोकतंत्र के लिए। तो लोकतंत्र का मतलब है कि जनता सर्वशक्तिमान है। अब आता है दोस्तों ये बहुत फंसाता है कि गणतंत्रात्मक क्या होता है, ठीक है, क्या फंसाता है दोस्तों कि गणतंत्रात्मक क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो आपको याद रखना है गणतंत्रात्मक का मतलब होता है कि भारत का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा ना, यानी भारत का राष्ट्राध्यक्ष यानी देश का राष्ट्राध्यक्ष जो होगा वह वंशानुगत नहीं होगा, यानी उसका निर्वाचन होगा। भले हमारे देश की भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है लेकिन वह वंशानुगत नहीं है, यही तो याद रखना है। जैसे आप ब्रिटेन में जाइएगा तो वहां पे वंशानुगत है, यानी अगर राजा है तो राजा के बेटा उसका पोता ऐसे ऐसे बनता है, महारानी के मतलब जो भी वंशानुगत है यानी बेटा के बेटा बनना, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों याद रखना है गणतंत्रात्मक हम बता दिए कि यानी गणतंत्र यानी राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव हम लोग जनता खुद करेंगे, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से क्यों ना। आप प्रत्यक्ष रूप से आप देखेंगे कहाँ पे, जैसे स्विट्जरलैंड है, कनाडा है, अमेरिका है, यहाँ पे जैसे कि राष्ट्रपति है तो वहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों याद रखिएगा कि एक प्रजातंत्र आता है। प्रजातंत्र का मतलब होता है सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार होना। प्रजातंत्र में यानी प्रजा के द्वारा तंत्र चलाना, प्रजातंत्र यानी प्रजा के द्वारा तंत्र चलाना, ठीक है। ये आप आशा करती हूँ दोस्तों कि ये जो स्वरूप है ना आप समझ गए होंगे। स्वरूप शुरुआते में होता है SSPLG यानी संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक, L से G से गणतंत्रात्मक, ठीक है, लोकतंत्र और गणतंत्रात्मक। अब दोस्तों याद रखना क्या है आप लोगों को कि इसके लिए क्या हुआ था कि बहुत, अब हम प्रकृति में आएंगे तो देखिए प्रकृति न्याय योग नहीं है, यानी कहने का मतलब कि प्रस्तावना में जो उल्लेखित किया गया है ना वह न्याय योग नहीं है। अब मान लीजिए कि कह रहा है कि समाजवादी पंथ गणतंत्रात्मक है तो इसमें जो भी दिया गया है ना यह न्याय योग नहीं है, यानी आप न्यायालय में नहीं जा सकते इसके लिए, ठीक है। जैसे कि एक ही हम लोग पढ़ते मूल अधिकार का अगर हनन होता है ना तो हम न्यायालय तक जा सकते हैं, लेकिन और जैसे कि मूल कर्तव्य हो गया, प्रस्तावना हो गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गया, यह न्याय योग्य नहीं है, ठीक है। उसके अलावा उद्देश्य, ये
39 जो आर्टिकल है दोस्तों उसमें दर्शाया गया है कि जो हमारे है ना आर्थिक सामाजिक न्याय वहाँ दर्शाया गया राजनीतिक न्याय यानी राजनीतिक तरीके से भी न्याय स्थापित करना, ठीक है, यानी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। उसके अलावा 5 स्वतंत्रता विचार, आप देखिएगा एक बार प्रस्तावना, जगह नहीं था लेकिन हम बता देते हैं, आप SBLG के बाद देखिएगा कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, उसके बाद विचार। देखिए अब क्या है यहाँ पे स्वतंत्रता में क्या है, विचार, लाइन से याद रखिएगा, अभिव्यक्ति, ठीक है, विश्वास, ठीक है, उसके अलावा धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, यानी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ठीक है, 5 हो गया। यानी उद्देश्य में पहला कि 3 न्याय दिया गया है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। उसके बाद 2 समानता, ठीक है, 2 समानता में क्या है, अवसर एवं प्रतिष्ठा, यानी सभी को समान अवसर देना। आप ये पढ़िएगा कहाँ, अवसर के लोक नियोजन में अवसर की समता, आर्टिकल 16 मूल अधिकार में है, ठीक है। तो ये अवसर एवं प्रतिष्ठा। तब पूछता है कि भारतीय संविधान में न्याय कितने प्रकार के हैं, तो 3, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। यहाँ पे आपको पता है क्या फंसाने के दे देगा न्याय में, धार्मिक ऑप्शन में दे देता है। तो आप याद रखिएगा धार्मिक न्याय नहीं है। हम लोग मान लीजिए कि धार्मिक, अभी तो आप पढ़े कि जो हम देख रहे थे धार्मिक वाला, अगर मान लीजिए कि धर्म हमारे देश में है, हम यहाँ पंचत्रिपेक्ष में पढ़ रहे थे कि अगर धर्म, मान लीजिए कि हम कोई धर्म अपना रहे, हमको कोई हमें हस्तक्षेप कर रहा है, तो हम सीधे कोर्ट पे चले जाएंगे, कोर्ट में चले जाएंगे, वहां पे क्या करेंगे कि हमको न्याय के लिए, धर्म के लिए ऐसे वैसे किया जा रहा है। तो देखिए धर्म के लिए मतलब आप मानिए, लेकिन आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप किसी प्रकार का अगर आप धर्म को बढ़ावा देना चाहते हैं तो मतलब यहाँ पे ज्यादा जब हो जाता है तो देखते हैं कोर्ट हस्तक्षेप करता है। तो याद रखिएगा इसमें 3 है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इसमें धार्मिक नहीं होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समता, समता या समानता एक ही होता है, अवसर एवं प्रतिष्ठा, एक होता है बंधुता। बंधुत्व का मतलब होता है दोस्तों अपनेपन का भावना, यानी सभी से मिलजुल कर भावना रखना। ये सारे प्रस्तावना के ही वर्ड है जिसको आप आज समझ रहे हैं, ठीक है। 5 स्वतंत्रता, 3 न्याय, 2 समता, आप पढ़िए जो प्रस्तावना देखिएगा ना तो दिया गया है लाइन बाय लाइन, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अभी आप समझ लिए कि बंधुता, अपनेपन का भावना। अब यहाँ पे आइए, ये जो हमारा केस है, केस के बारे में कि जब हमारा प्रस्तावना आया ना तो इसमें आगे चल के बहुत सारे केस है, ठीक है। तो जो केस है, जैसे कि हमने पढ़ा कि प्रस्तावना को संविधान का दर्पण, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान का क्या कहते हैं, मतलब दर्पण है, आत्मा है, ठीक है। आप वही आत्मा में जाइएगा तो कौन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने आत्मा कहा था, ठीक है। लेकिन हमारे भारतीय संविधान का आत्मा पूछा जाता है, यही प्रस्तावना है, दर्पण है, ठीक है। अब अच्छा है कुंजी है, क्या क्या है दोस्तों, हमने देखा कि दर्पण है, ठीक है, उसके अलावा हमारा कुंजी है, ठीक है, उसके बाद आत्मा है, कौन है, प्रस्तावना। यानी मान लीजिए कि शरीर है तो हम लोग कहते हैं कि आत्मा सबसे मतलब आत्मा को हम लोग सबसे उच्च स्थान देते हैं, तो वही आत्मा यानी संविधान का आत्मा। कुंजी, मान लीजिए कि आपके पास ताला है तो खोलने के लिए कुंजी चाहिए, यानी चाबी चाहिए, तो वही है कि मान लीजिए कि संविधान है, इसको खोलेंगे कैसे, हम प्रस्तावना से खोलेंगे, ठीक है। वही दर्पण, यानी हम शुरू में ही बता दें कि दर्पण के सामने आप खड़ा होइएगा तो किसी चीज को देखना हो तो सबसे आमूल हमें सामने ला के रख देगा, ठीक है। तो ये समझ गए। अब देखिए तो इसी पे बहुत सारे केस है। पहला है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं, ठीक है, सिर्फ यही याद रखिएगा, प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं। आगे है दोस्तों हमारे याद रखना है ये वाला कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, क्या है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये हमारा 1967 में आया, ठीक है। कब आया, 1967 में। इसके पहले दोस्तों ये बेरूबारी, देखिए बेरूबारी याद रखिए, बेरूबारी में यानी यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 57 में जो प्रस्तावना को न्याय में परिवर्तनीय नहीं है। उसके बाद बेरूबारी, बेरूबारी दोस्तों 1960 में आया। दो ही तक पूछता है, एक तो बेरूबारी और एक केशवानंद भारती। तो बेरूबारी 1960
यह मूल आत्मा है। यानी प्रस्तावना के बारे में कुछ भी कहा जाए लेकिन ये संविधान का मूल आत्मा है। ठीक है, ये किसने कहा? गोलकनाथ बनाम पंजाब का। और भी यहाँ समझना है केशवानंद भारती बनाम वाद केरल राज। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज। ये कह रहा है, यही तो सबसे प्रमुख है कि इसमें देखिए सबसे पहले तो याद रखिए कि जब आया था ना 1973 में, यानी 60 में जो बेरोबारी आया उसी को काटने के लिए 1973 में आता है केशवानंद भारती। तो केशवानंद भारती 1973 में आता है, तो इसमें सबसे बड़ा पीठ था, यानी सबसे ज्यादा न्यायाधीश का पीठ बैठा था। इसमें कितना? 13 याद रखना। वही गोलकनाथ बनेगा दोस्तों तो 11। ठीक है, गोलकनाथ में 11 और दूसरा का ये सबसे ज्यादा आता है, पहला आता है सर्वाधिक पीठ वाला यानी सर्वाधिक न्यायाधीश बैठने वाला केशवानंद भारती। अभी आप पढ़ेंगे केशवानंद भारती जो थे केरल राज के, इनका हाल ही में 2021 में इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, अब आता है दोस्तों कि जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य न्यायालय में आया तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? A.K. सिकरी। A.K. सिकरी, ये क्वेश्चन बहुत बनता है, A.K. सिकरी याद रखना है। बनता नहीं दोस्तों, आप अगर कोई लिख रहे हैं तो डिस्ट्रैक्ट करें तो आपको लिखना पड़ेगा। उसके अलावा दोस्तों ये कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। वही जो कह रहा है बीरूवारी की भाग नहीं है, तो ये कह रहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है जिसमें संसद संशोधन कर सकती है। जैसे कि सभी संशोधन होते हैं, जैसे कि आप जो 3 प्रकार के संशोधन देखे हैं उसी प्रकार से हमारा संशोधन कर सकती है, यानी हमारे विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है। कौन कर रहा है? केशवानंद बनाम भारती केरल राज। उसके अलावा दोस्तों यह संविधान का मूल ढांचा दिया। मूल ढांचा समझ रहे हैं? मूल ढांचा क्या होता है? देखिए, मूल ढांचा का मतलब होता है कि जो हमारा संविधान है ना, यानी संविधान के जो प्रस्तावना है, जो हमने शुरुआत में पढ़ के सुनाया था आपको कि हम भारत के लोग भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी बाद में जोड़ा गया, समाजवादी पंथ निरपेक्ष भी बाद में जोड़ा गया, समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को, जो हमारा है ना उसमें कह रहा है कि आप एक बार प्रस्तावना देखिएगा तो उसमें कह रहा है कि जो हमारा प्रस्तावना का मूल ढांचा है ना, यानी जो हमारा पहले प्रस्तावना था ना उसमें आप काट छांट नहीं कर सकते, सिर्फ उसमें आप जोड़ सकते हैं। जैसे कि ये आता है 73 में कह रहा है कि आप संशोधन कर सकते हैं। मूल ढांचा का सिद्धांत दिया, यानी आप जो मूल ढांचा है उसमें किसी प्रकार का बदलाव न करके आप उसमें कुछ जोड़ सकते हैं, काट सकते हैं, छाट सकते हैं। ठीक है, मतलब काटना छाटना नहीं है, सिर्फ जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मूल ढांचा यानी मूल हमारा रहेगा। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा अगला आता है हमारा एसआर बम्बई यूनियन, यानी 4 केस याद रखना। पहले तो आपका ये बनाम मदन गोपाल, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल। उसके बाद याद रखना है बेरूबारी, एक तो बेरूबारी याद ही रखना है, केशवानंद भारती याद रखना है। ठीक है, और उसके बाद गोलकनाथ। अब आता है एसआर बम्बई यूनियन। देखिए एसआर बम्बई यूनियन जब आया था ना, ये भी प्रस्तावना से ही संबंधित है। इसमें क्या हुआ था कि कर्नाटक राज्य के एसआर बम्बई मुख्यमंत्री थे। ठीक है, इनको क्या किया गया, उस समय अपदस्थ कर दिया गया। कब? 1994 में। वहां पे क्या किया गया कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया राज्य में। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो ये जब आया ना तो इसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का आधारभूत संरचना है, यानी किसी का कहने का मतलब कि आधार, यानी मान लीजिए कि घर है तो उसका आधार पिलर ही अच्छा से नहीं दिएगा तो घर टिकेगा नहीं, ना टिकेगा। तो वही कह रहे कि आधारभूत संरचना है। कौन कह रहा है? एसआर बम्बई यूनियन बना। इसके बाद ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, इसको आप अलग नहीं कर सकते। यही बात चलते आ रहा है। ये कहा कि बेरोबारी भाग नहीं है। ठीक है, इसने कहा कि भाग है। ठीक है, जिसमें संशोधन होगी, मूल ढांचा का सिद्धांत दिया। उसके बाद एसआर बम्बई वाला देख लिए तो 1994 ईस्वी में आधारभूत संरचना दिया और एसआर गोलकनाथ बनाम संविधान का मूल आत्मा कहा। आशा करते हो दोस्त आप सभी को समझ में आ रहा होगा। दोस्त अगर प्लीज समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज दोस्त वीडियो को शेयर करिएगा। हम इस प्रकार संविधान का इतिहास सभी का वीडियो लाएंगे धीरे धीरे। अब आता है ये जब केशवानंद भारती दिया कि आप संशोधन कर सकते हैं, तब पहली बार संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो ये कह रहा है कि इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए। क्या जोड़े गए? राष्ट्र
की अखंडता सब जोड़े गए। और इसको दोस्तों 3 जनवरी 1977 से लागू कर दिया। 76 में तो आया, कब आया? 76 में, और 3 जनवरी 1977 से इसको मतलब संविधान में यह लागू कर दिया गया। अब आपको याद रखना है कि इसके बारे में, जैसे कि हम तो संविधान के स्रोत पढ़ी, हम भारत के लोग स्वरूप पढ़ ली, ये जो 5 SSPLG प्रकृति न्याय योग नहीं है, उद्देश्य पढ़ लिए। अब आता है दोस्तों महत्व, यानी आप देखिए कि संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है कि बहुत बड़े बड़े जो राजनीतिज्ञ थे संविधान के, वह अपने बारे में मत दिए। देखिए आप ये जो याद रख लेते हैं ना, 6, 7, 8 मत है, आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये भी आपको बस एक समझने नहीं आया तो एक बार और वीडियो देख लीजिए, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये महत्व में सबसे पहले बात, संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा इधर तो हम लोग किससे पढ़ते आते हैं, लेकिन संविधान की आत्मा किस व्यक्ति ने कहा? तो याद रखिएगा, संविधान की आत्मा ठाकुर दास भार्गव जी ने कहा। यानी इस प्रस्तावना हमारा इतना महत्वपूर्ण है कि जो हमारा संविधान के राजनीतिज्ञ थे ठाकुर दास भार्गव, उसने भी कहा कि संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों संविधान की कुंजी किसने कहा था? अर्नेस्ट बारकर। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि अर्नेस्ट बारकर जी ने संविधान की कुंजी कहा। कुंजी अर्नेस्ट बारकर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये याद रखना, ये बहुत पूछता है, जैसे कि ये पूछा भी गया है कि संविधान के निर्माताओं की दीर्घकालीन स्वप्नों का विचार है। कहने का मतलब कि जो संविधान निर्माण किया गया ना, उसमें जो प्रस्तावना है ना, वो दीर्घकालीन सोचा गया सपनों का विचार है। यानी पहले से इसका सपना देखते आया जा रहा था कि हमारा प्रस्तावना कैसा होगा। तो किसने कहा है? ये के स्वामी अय्यर, यानी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जो हमारा प्रारूप समिति के सदस्य भी थे। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना दीर्घकालीन स्वप्नों का विचार है। ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, क्योंकि ये अब कैसे याद रखना है कि ये प्रारूप समिति के सदस्य थे और ये जानते हैं कि किस प्रकार कैसे आया। तो एक सीधी सी बात है कि दीर्घकालीन, देख रहे हैं कि इसमें किस पर कितना काम किया गया है, तो दीर्घकालीन किसने कहा? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। उसके बाद याद रखना है प्रस्तावना को परिचय पत्र, यानी प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा? ये VVI है। तो प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा MN पालकीवाला। प से परिचय, प से पालकीवाला, ऑप्शन से आप छाट लीजिएगा। प से परिचय यानी संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा NA पालकीवाला। उसके बाद दोस्तों आता है राजनीतिक जन्म कुंडली या प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली। संप्रभु का मतलब हम समझे थे ना कि संप्रभु का मतलब होता है यानी किसी बाहरी या आंतरिक, जो हमारे बाहरी आंतरिक निर्णय है हमारे मतलब खुद यहाँ के शासक करेगी, कोई विदेशी लोग इस पे अपना निर्णय नहीं दे सकते हैं। जो हम संप्रभु के बारे में पढ़े थे वही कह रहा है कि राजनीतिक जन्म कुंडली या प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली KM मुंशी ने कहा। यानी जन्म कुंडली किसने कहा? कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी। ये भी क्या थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे, जो एकमात्र भारतीय कांग्रेस के पूर्वकालिक सदस्य थे, यानी पूर्ण रूप से ये सदस्य थे। ठीक है, तो ये KM मुंशी जन्म कुंडली। अब आता है दोस्तों प्रस्तावना को, यहाँ आता है कि एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज, यानी यह पवित्र दस्तावेज है जो हम शुरुआत में बता दिए कि एक ऐसा दस्तावेज है जो बताता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है, यह लागू कब होगा। ठीक है, यानी कैसा हमारा संविधान होगा, ये दस्तावेज में पढ़े थे। तो इसको कहते थे BR अम्बेडकर जी, यानी संविधान को पवित्र दस्तावेज BR अम्बेडकर जी कहते थे। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों आता है सबसे महत्वपूर्ण, संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। ठीक है, प्रस्तावना एक आधारशिला है, तो यानी कह रहे हैं कि संविधान अगर हमारा शरीर
अब प्रस्तावना हमारा आत्मा है, ठीक है। उसके अलावा कह रहे कि प्रस्तावना आधारशिला है। प्रस्तावना अगर आधारशिला है तो संविधान उस पर खरा आटा टीला, यानी संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, यानी संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खरा आटा टीला, टीला तो हम लोग नहीं कहते कि टीला खड़ा कर दिए, मंजिल खड़ा कर दिए, तो वही होता है कि यानी प्रस्तावना हमारा आधार है ना, तो उस पर जो हमारा संविधान जो खड़ा है, इतना मोटा पेज जो है, वो समझिए कि अगर प्रस्तावना नहीं रहता तो हमारा संविधान क्या होता, ध्वस्त हो जाता। इसके कहने का मतलब यही हुआ, ठीक है। यानी संविधान शरीर है तो हमारा प्रस्तावना आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खरा आटा टीला। किसने कहा था दोस्तों? सुभाष कैश्यप जी ने। किसने कहा? सुभाष कैश्यप जी ने, ठीक है। तो आपको याद रखेगा होगा कि संविधान की आत्मा ठाकुर दास भार्गव, संविधान की पूंजी अनरेस्ट पारकर, संविधान निर्माताओं के दीर्घकालीन सपनों का विचार अल्लादीन के स्वामी अय्यर, जन्म कुंडली आ जाए तो के मुंशी, और उसके बाद में हमारा पवित्र दस्तावेज आ जाए तो बी.आर. अम्बेडकर, और संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उस पर जो हमने समझा दिया आपको सुभाष कैश्यप जी ने। तो आशा करती हूँ कि ये भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आपको समझना है कि जो लास्ट में दिया रहता है दोस्त की प्रस्तावना में आप सभी देखते होंगे कि क्या आता है, संविधान को एतत् द्वारा मतलब सिर सुर सप्तमी विक्रमी संवत, आप समझ रहे हैं क्या कर रहा है, सिर सुर सप्तमी विक्रमी संवत। देखिए विक्रमी संवत एतत् द्वारा जो हमारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, 26 नवंबर 1949, यहाँ कह रहा है विक्रमी संवत जैसे कि 2006, प्रस्तावना में लिखा गया 2006। तो आप 2006 क्या होता समझ रहे हैं? 2006 क्या होता, हम लोग का जो शक संवत चलता है, शक संवत कब है? 57 ईसा पूर्व है, तो आप इसमें से 57 जैसे करिएगा ना, 57 ईसा पूर्व है तो यहाँ आप करिएगा ना तो ये हो जाएगा हमारा 1949। देखिए घटा 1949 आ जा रहा है, तो 1949 यानी जो हमारे प्रस्तावना में कहा गया ना कि एतत् द्वारा जो 26 नवंबर 1949 इसको सप्तमी विक्रमी 2006, तब विक्रम संवत हम लोग कैसे निकालते हैं? जो 2006 दिया गया है उसमें से 57 घटा दीजिएगा तो 1949, जो कौन आ गया? 26 नवंबर 1949 आ गया। तो यही कह रहा है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत, क्या कर रहा है? अंगीकृत, नियमित एवं क्या कर रहा है? आत्मार्पित। अब इसको समझ जाइए कि आत्मार्पित क्या है। तो देखिए अंगीकृत यानी हम लोग संविधान सभा में जो जनता है, यानी संविधान सभा के जनता के द्वारा, संविधान सभा के जो मतलब संविधान सभा को जनता द्वारा जो चुन के गया था उसके द्वारा अंगीकृत किया जा रहा है, यानी स्वीकार किया जा रहा है। अधिनियमित मतलब लागू किया जा रहा है। किस दिन? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। आत्मार्पित यानी खुद हम अपने को क्या करें? सौंप रहा है, यानी प्रस्तावना हम लोग को सौंप दिया गया। आत्मार्पित का मतलब होता है यानी अर्पित कर देना, ठीक है, यानी सौंप देना। तो अंगीकृत आप समझ गए, अधिनियमित मतलब लागू कर, आत्मार्पित। देखिए 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान हमारा क्या होगा? अंगीकृत अधिनियम आत्मार्पित कर दिया गया, लेकिन हमारे इसको लागू क्यों नहीं किया गया? आप पूर्व से भी पढ़ते आ रहे होंगे कि क्योंकि हमारे देश में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहली बार हम लोग पढ़ेंगे कि रावी नदी के तट पर गणतंत्र दिवस मनाया गया था। इसी के उपलक्ष्य में अगला बार हमारा अगली साल कितना दिन मात्र बाकी है? 26 नवंबर